हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर व्रत। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो क्लास 10th के एग्जाम है वो पास ही आ गए हैं और हमारे पास या बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो प्रत्येक एक्सरसाइज को कर पाए। तो उसके लिए उसी की समाधान के लिए हमने जो व्रत आपका चैप्टर है, सर्कल आपका चैप्टर है, उससे हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके लेकर के आए हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल और केवल आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ 5 क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे और इन 5 क्वेश्चन के अंदर से आपका बोर्ड के अंदर जरूर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, बशर्ते आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन आने चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, फटाफट हम इनको करते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को थोड़े से हार्ड लगते हैं क्योंकि इनके अंदर थोड़ा डायग्रामेटिकल चीजें होती हैं। करना कुछ नहीं होता है, केवल और केवल आपको देख करके जैसा जैसा क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है ठीक उसी प्रकार से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत व्रत का जिक्र आ गया तो व्रत बना दीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको देखो व्रत ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा हो गया जी व्रत। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं कि किसी व्यास के सिरों पर। अजी व्यास का क्या मतलब होता है जी? व्यास का मतलब होता है कि जो रेखा हमारे सेंटर से होकर के जाए उसको हम व्यास बोलते हैं। देखो ये व्यास हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है भाई। आगे क्या बोल रहा है? के सिरों पर। देखो व्यास के सिर भाई ये हो गए। ठीक है जी, ये हो गए। ठीक है, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि व्यास के सिरों पे हमको क्या खींचनी है जी? स्पर्श रेखा खींचनी है। अब स्पर्श रेखा क्या होती है? जो किसी बिंदु पर टच होकर के वहां से जाती है, ये इस प्रकार से। ठीक है, दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं हैं ये। ठीक है जी, चलिए चलो स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि हमें ये दोनों की दोनों जो रेखाएं हैं ये हमको समांतर शो करनी है। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन के अंदर कहा था और ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो आपको जो मर्जी आए इसमें नाम दे दो, आप कुछ भी दे सकते हैं। सपोज करो केंद्र को ओ दे दो, तो यहाँ पे ए बी और इसको पी क्यों मान सकते हो आप, और यहाँ पर एक्स वाई मान लीजिए। ठीक है, नाम देना जरूरी होता है, उसे थोड़ा क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है। तो चलिए हम चूंकि देखो हम चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। सपोज करो आपने परमेय जो सबसे फर्स्ट नंबर की परमेय होगी वो आपने की होगी। इसके अंदर क्या होता है कि सेंटर से अगर कोई मान लो त्रिज्या है, आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा ये हो गई और त्रिज्या हमारी ये हो गई। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण जो होता है कितने का होता है जी? 90 का होता है। ये परमेय नंबर 1 हमारी कहती है। ठीक है, तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखने की कोशिश करोगे तो देखो आपका ये आपकी त्रिज्या हो गई और ये आपकी स्पर्श रेखा होगी। तो इनके बीच बना एंगल कितने का हो जाएगा जी? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से चलो लिखते हैं इसको साथ साथ में। लिख भी दीजिए कि चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये लिख दीजिए। अगर आप लिख देते हो तो एग्जाम पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री का हो गया। तो लिख दीजिए कि एंगल क्यू ए ओ, ठीक है, 90 डिग्री का है। ठीक है जी, और अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक्स बी भी तो आपकी स्पर्श रेखा है और ओ भी हमारे क्या है? त्रिज्या है। तो इनके बीच बना एंगल कितने का हो जाएगा? ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल एक्स बी ओ भी हमारा कितने का हो गया जी? 90 डिग्री का। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि एंगल क्यू ए ओ इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल एक्स बी ओ के। इसको भाई इक्वेशन नंबर मान लो 1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने इस साइड 90 डिग्री का शो किया है, ठीक उसी प्रकार से हमको पी ए ओ मतलब एंगल पी ए ओ, भाई पी ए ओ भी तो 90 डिग्री का है, तो इक्वल टू में 90 डिग्री। और इधर वाई बी ओ ये भी हमारे कितने का है? 90 डिग्री का है।
एंगल वाई बी ओ भी कितने का है, 90 डिग्री का है। ये भी दोनों आपस में इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूं पी ए ओ इक्वल एंगल वाई बी ओ। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से एक लाइन आपको थोड़ी सी यहां पर लिखनी पड़ेगी। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कहीं पे हमारा z कंप्लीट होता है, इस प्रकार से z हमारा कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल इस एंगल के हमारा बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा कौन सा हुआ, एकांतर अंतः कोण हुआ। तो ठीक यहां पे तुम्हारा जो मेरा ए क्यू क्यू ए ओ जो है मेरा, वो किसके इक्वल है, क्यू ए ओ जो है मेरा वो एक्स बी ओ के इक्वल है, एक्स बी ओ के इक्वल है। तो ये क्या हुआ, हमारा एकांतर अंतः कोण हुआ। ठीक इसी प्रकार से पी ए ओ वाई बी ओ के इक्वल हो, ये भी तुम्हारा एकांतर अंतः कोण है। तो अतः हम कह सकते हैं कि एकांतर अंतः कोण नियम से एकांतर अंतः समीकरण आप लिख लीजिए, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 एकांतर अंतः कोण को प्रदर्शित करती है। एकांतर अंतः कोणों को प्रदर्शित करती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि P Q और एक्स वाई आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो आप लिख सकते हो कि P Q समांतर होंगी x और y, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात थी कि अगर हमारा QAO 90 डिग्री का है और XBO 90 डिग्री का है, तो ये एकांतर अंतः कोण होते हैं। और यदि एकांतर अंतः कोण वाली बात आ जाती है, तो उन दोनों के जो लाइनें होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि दो समकेंद्रीय, अब देखो समकेंद्रीय का मतलब क्या होता है कि दो समान केंद्र के गोले हैं, दो हमारे समान केंद्र के गोले हैं। ये गोले बना लेते हैं, जैसे क्वेश्चन के अंदर आपका दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हमको लिखना होता है। ठीक है, एक ये वृत्त हुआ हमारा, एक इसी के अंदर एक वृत्त और आप बना लीजिए, बिल्कुल ये। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। जो बड़े वाला वृत्त है हमारा वो 5 सेंटीमीटर का है, और जो छोटे वाला वृत्त है वो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, जो बड़े वाला वृत्त है वो 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया, ये 5, और जो छोटे वाला वृत्त है वो 3 सेंटीमीटर का है। एक मिनट थोड़ा सा, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, और छोटे वाला जो वृत्त है वो 3 सेंटीमीटर का है। थोड़ा सा चित्र को आपको इस प्रकार से बनाना है कि वो चित्र के अंदर थोड़ा ट्रायंगल आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो बड़ा वृत्त देखो ये है, तो बड़े वृत्त की जीवा ही तो होती है भाई। जीवा में किसको बोलते हैं, जो रेखा हमारी सेंटर से होकर के ना गुजरे, सेंटर से बच करके जो निकलती है वो हमारी जीवा हो जाती है। ठीक है, ये मेरी जीवा होगी। तो जो जीवा है इसकी लंबाई मेरे को ज्ञात करनी है, जो छोटे स्पर्श को, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। और देखो छोटे वाले वृत्त को क्या कर रही है, वो स्पर्श करके चल रही है जी। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये अगर मैं इसको सेंटर ओ नाम दे दूं, यहां से आपका जो है सेंटर ओ हुआ, कलर चेंज कर देते हैं, सेंटर आपका ओ हुआ, और यहाँ पर ए बी और ये सी। तो सेंटर मेरा ओ हुआ, ओ बी ओ ए जो है मेरी वो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ही तो है 5 सेंटीमीटर, और ओ बी मेरे क्या है, वो भी वृत्त की त्रिज्या ही 5 सेंटीमीटर। ये दोनों तरफ मैंने त्रिज्या इसे लिख दी थी, जिससे मेरे यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल बन करके तैयार हो जाएगा, और वहां से हम इस एसी की लंबाई निकाल लेंगे और एसी की लंबाई को डबल करके रख देंगे, तो हमारे जीवा की लंबाई निकल करके आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, तो ये जो आपका ट्राइंगल बना हुआ है, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये मेरी क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। अगेन त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कितने का होता है जी, 90 डिग्री का। और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग सकती है, क्यों, क्योंकि ये मेरा एक प्रकार से कर्ण की वैल्यू हुई, और ये वाली मेरी वैल्यू किसकी हुई, लंब की। तो मेरे को क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो करते हैं, चलो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि पाइथागोरस, या चलो आप ये लिख लीजिए कि AC इक्वल टू BC।
ये मेरे को चित्र से ही ज्ञात है कि AC मेरा किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बीच में आपकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि OC मेरा कितना है, जो जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। OC बराबर 3 सेंटीमीटर और आपका OA बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। अब मैं जानता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बोलती थी पाइथागोरस प्रमेय हमारी, कि OA का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर प्लस में OC का होल स्क्वायर। निकालनी वैल्यू किसकी है भाई, AC की निकालनी है, तो इस वाली वैल्यू को इधर लेकर के आ जाओ, या मैं कह सकता हूं कि AC का होल स्क्वायर बराबर OA का होल स्क्वायर और माइनस का OC का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू उठा करके इधर लेकर के आ गए तो इसमें से माइनस हो जाएगी। AC मेरी कितनी है, 5 का स्क्वायर बराबर OA कितना है भाई, 9। AC तो निकालनी है ना, AC तो हमें निकालनी ही है। AC तो ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, OA 5 है, OA हमारी कितनी है जी 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगी माइनस OC कितनी है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 पंजे 25 माइनस 3 किया 9, कितना आ गया जी 16। तो AC का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। अब ये क्या करेंगे, इस स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है 16, तो AC 16 किसका स्क्वायर रूट होगा 4 का, तो AC इक्वल टू कितना आ गया 4, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 4। अब चूंकि मैं जानता हूं AC बराबर है किसके, BC के, तो AC बराबर है BC के, या मैं कह सकता हूं कि AC बराबर है BC के, इसकी वैल्यू 4 है तो BC की भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो BC की भी 4 है और AC की भी 4 है, तो टोटल की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई बताओ, जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, AB बराबर AC प्लस में BC बराबर 4 प्लस में 4 कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यही हमको निकालना था। ये भी इजी ही क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपके। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि एक वृत्त के परिगत, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। परिगत क्या है हमारा, परिगत हम बोलते हैं बाहर। परिगत एक शुद्ध शब्द है हिंदी का, ठीक है, तो अर्थ पता होना चाहिए आपको। परिगत को हम बोलते हैं बाहर। ठीक है, देखो इसमें तो हालांकि डायग्राम दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन के अंदर डायग्राम भी ना हो तो डायग्राम हमको यहाँ पर वो खुद बनाने के लिए भी दे सकता है, तो उसमें भी इसलिए पढ़ना आसान देखना पड़ता है हमको। तो परिगत यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब बाहर बाहर खींचना है। ठीक है, तो परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखो जी ABCD, मतलब देखो इस प्रकार से आपको कोई वृत्त है, इसके परिगत में, परिगत में बाहर एक चतुर्भुज खींच दिया। ठीक है, ABCD इस प्रकार से जो है डायग्राम के अंदर दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है क्या, कि AB प्लस CD, मतलब कि AB प्लस में CD इक्वल टू होगा AD प्लस में BC। ठीक है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो एक पर में आपने एक थ्योरम पढ़ी है, एक पर में पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि जैसे मान लो कोई वृत्त है, तो वृत्त से कोई बाहर कोई बिंदु है, ठीक है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है, फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु मान लो सपोज करो P है, ठीक है, इस बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, सपोज करो ये A हो गया, ये B हो गया, खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में हमेशा ध्यान रखना क्या होती है, बराबर। क्या होती है जी, बराबर होती है। या मैं कह सकता हूं कि PA इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, PB हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर यही कॉन्सेप्ट देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी पूरी संभावना इसकी है क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलो, तो क्वेश्चन के अंदर हमको क्या देखना है, देखो अगर ये वृत्त हो मेरा, कोई बाह्य बिंदु D हो गया, तो DR और DS आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु D से खींची गई स्पर्श रेखा DR और DS क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से CB बाह्य बिंदु हो गया, तो CR और CQ बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार BQ और BP बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार AS और AP इक्वल हो जाएगा। इस चीज का हम इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, तो चाहे आप लिख सकते हैं ये वाली लाइन जो मैंने आपको कहा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, अगर आप ये खोल करके लिख देते हैं तो एग्जामिनर पर इफेक्ट आपका अच्छा पड़ता है। बाह्य बिंदु से खींची गई
स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले आपको क्या डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, अभी कलर चेंज कर देता हूं। डी आर मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, डी एस के। इक्वेशन नंबर इसको एक मान लीजिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सी आर मेरा सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गया मेरा 2। ठीक है जी, और इधर मेरा एपी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एस के। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और जी इधर मेरा बीपी इक्वल हो जाएगा किसके, बी के। इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब हम यहां से क्या काम करेंगे कि लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जोड़ देंगे और राइट वाला हिस्सा राइट के साथ जोड़ देंगे। तो यहां पर आप लिख दीजिए कि समीकरण 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ। तो आ जाइए डी आर प्लस सी आर प्लस एपी प्लस बीपी इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। डी आर और सी आर ध्यान से देखेंगे, डी आर मेरे इधर और सी आर मेरे इधर, तो टोटल लाइन कितनी हो गई, सी डी। तो इनको मिलाकर के क्या बना जी, सी डी बन गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एपी प्लस बीपी, एपी प्लस में बीपी, तो टोटल लाइन क्या बनी, ए बी। ए बी बन गई, ए बी। ठीक है, डीएस और सी क्यू है, डीएस और एएस को उठा लो। ठीक है, तो भाई हमारा डीएस ये रहा और एएस ये रहा, तो टोटल मिलकर के कितनी बन जाएगी, एडी। एडी डीएस और एएस को मिलाकर के तो एडी हो जाएगी, और प्लस में सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू टोटल कितनी हुई, बीसी हो गए, तो बीसी। और अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो हमको यही प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर इसमें भी कुछ नहीं था, लेकिन अच्छे खासे नंबर आपको ये दिलवा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा एक उच्च लेवल का क्वेश्चन ये बन जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखने की आपको आवश्यकता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आकृति में, ठीक है, आकृति दी हुई है, ठीक है जी, एक्स वाई ये हो गई, एक्स डैश वाई डैश ये होगी। ठीक है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं बिल्कुल समांतर स्पर्श रेखाएं। पहले वाली क्वेश्चन के अंदर भी हमने प्रूफ करके आए हैं। और स्पर्श बिंदु सी, स्पर्श बिंदु कोई सी है, पर स्पर्श रेखा ए बी हो गई। ठीक है, एक्स वाई ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक्स वाई को तो बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है एक प्रकार से। तो हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, मतलब कि ये वाला जो एंगल है मेरा, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये मेरे को प्रूफ करना है, तो बड़ा ही इजी है। हमको इसमें एक काम करना पड़ेगा, क्या, इसमें छोटी सी रचना करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, रचना का मतलब है कि ओ से सी को तुमको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ओ को सी से हमको क्या काम करना है, मिलाना है। ठीक है, तो यहां लिख भी दीजिए चाहे आप रचना। अच्छा, एक हेडिंग आप और यहां पर लिख सकते हो हर क्वेश्चन के अंदर, मैंने तो नहीं लिखी है यहां पर, लेकिन आप लिख लेना कि जो जो क्वेश्चन के अंदर हमको वैल्यू दी हुई होती है वहां पर आपको दिया है करके वो लिख देनी है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहां से हमने स्टार्ट किया तो दिया हुआ जो भी है वो लिख देना है। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको लिख देना है। तो यहां से मैं रचना से स्टार्ट कर रहा हूं, तो रचना में मेरे को क्या काम करना है, ओ को सी से मिलाना है, ओ को सी से मिलाया। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसका भी रीजन है, देखिए क्या है कि जो मेरा, देखो ओ को सी से मिला दिया, अगर आप देखोगे तो दो पार्टीशन हो गए। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा सर्कल और ये बाह्य बिंदु, एक प्रकार से बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु एपी और एसी वापस से बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी भी हम पढ़ गए हैं, क्यों कि वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची होती है तो दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको तो इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसको एंगल 2 मान लीजिए, इसको एंगल 3 मान लीजिए, इसको एंगल 4 मान लीजिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो मेरे को क्या शो करना है कि एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 90 है। यही तो भाई ए ओ बी यही तो है ये।
तो AOB मतलब एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 90। ठीक है भाई, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज देखो APO मतलब ये वाला त्रिभुज, मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है जी, और जी AOC और ये वाला त्रिभुज। फिर से देखो मैंने कहा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को मैं सर्वांगसम प्रूफ करूंगा। ऐसा क्यों? अगर मैं सर्वांगसम प्रूफ कर देता हूं तो मेरा CPCT के नियम से जो आपने पढ़ा हुआ होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है। सहमत हो? ठीक है, सेम कहानी नीचे करनी है कि एंगल OQB मतलब कि ये वाला त्रिभुज, और जी OCB मतलब कि ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वसम प्रूफ कर देंगे। अगर प्रूफ कर देते हैं तो CPCT के नियम से 3 और 4 क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। पहले इतना काम करते हैं फिर आगे का देखते हैं। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज APO तथा त्रिभुज ACO में अच्छा सर्वांगसम सिद्ध करने की क्या क्वांटिटीज होती हैं? देखो, या तो मैं SAS प्रूफ कर दूं या AA प्रूफ कर दूं या RHS भी यहां से हो सकती है। देखो यहाँ पर RHS ही लग जाएगी। RHS लगने का क्या कारण है? देखो RHS लगने का ये कारण है कि RHS देख लो आप एक बार, ये साइड हो गई आपकी AP और AC, एक तो साइड हो जाएगी, ठीक है, और ये रेडियस हो जाएगी, ठीक है, और तीनों साइड वाला एक साइड वाला होता है, मतलब ट्रिपल S वाला होता है जो सर्वंगसम प्रूफ करने के लिए होता है। तो इसमें तीनों साइड लग रही है। तीनों साइड देखो कौन कौन सी साइड है? एक तो AP AC के इक्वल हो जाएगी, दूसरी OP OC के इक्वल हो जाएगी क्यों? क्योंकि त्रिज्या है, ठीक है जी, और जी OA उभयनिष्ठ हो जाएगी। तीनों साइड हो गई तो साइड ही हो जाएगी, एंगल की तो आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो दिखा दीजिए कि AP जो है इक्वल हो जाएगा AC के। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि क्या है? स्पर्श रेखाएं है, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं। लिख भी दो, ब्रैकेट में लिख भी दिया करो कि किस रीजन को इसे आपने इक्वल किया है, तो स्पर्श रेखा, ठीक है जी। OP इक्वल हो जाएगा OC के, OP इक्वल हो जाएगा OC के। क्यों? क्योंकि त्रिज्याएं हैं, ठीक है भाई। अच्छा OA इक्वल होगा OA के। क्यों? क्योंकि ये वाली भुजा या साइड इस त्रिभुज के अंदर भी काम कर रही है और इस वाले त्रिभुज के अंदर भी काम कर रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो OA इक्वल टू OA ये हो जाएगी हमारी उभयनिष्ठ। अगर ये तीनों की तीनों चीजें लग रही हैं हमारी, तो SSS मतलब ट्रिपल S नियम से हम क्या कह सकते हैं कि APO त्रिभुज APO सर्वांगसम हो जाएगा भाई त्रिभुज ACO। और मैं कह सकता हूं CPCT के नियम से एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल, ठीक है। सेम केस करेंगे हम नीचे वाले में शो करके आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिख दो आप इसी प्रकार, ठीक है, हल करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लिख दीजिए इसी प्रकार एंगल 3 बराबर हो जाएगा मेरा एंगल 4 की। एंगल 3 बराबर हो जाएगा मेरा एंगल 4 की, ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखने की आप थोड़ी सी कोशिश करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान। POQ क्या है? एक सरल रेखा है। POQ क्या है जी? हमारी एक सरल रेखा है, ठीक है भाई। सरल रेखा अपने आप में 180 डिग्री की होती है। जैसे मान लो ये O है, तो ये अपने आप में कितने एंगल की होगी? 180 डिग्री की हो जाएगी। तो यहां से आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये सरल रेखा POQ लिख दीजिए कि चूंकि POQ एक सरल रेखा है, मतलब केस क्या हुआ कि एंगल 1 जमा एंगल 2 जमा एंगल 3 जमा एंगल 4 इक्वल टू कितने का होगा? 180 का होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितने का होगा? 180 का होगा, ठीक है। अब यहां से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से जो जो हमको चाहिए वो ले लेते हैं। देखो मेरे को प्रूफ क्या करना था कि एंगल 2 जमा एंगल 3 इक्वल टू 90 का दिखाना। तो एंगल 2 और एंगल 3 को तो रखो और एंगल 1 और एंगल 4 को हटा दो। कहां से? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। एंगल 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं, तो लिख दीजिए एंगल 2 प्लस में एंगल 2। एंगल 3 के स्थान पर एंगल 4 लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि आपस में क्या है? बराबर है। एंगल 4 इक्वल टू कितना हुआ?
180। अब ये 2 एंगल 2 हुआ प्लस में 2 एंगल 4 हुआ इक्वल टू में 180। दो यहां से कॉमन ले लीजिए, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 4 और इक्वल टू में कितने का 180। और जब 2 डिवाइड के अंदर जाएगा तो कितने का आ जाएगा 90 का हो जाएगा, 90 का आपका हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं, एक 180 यहाँ पे लिख देता हूं कि एंगल 2 जमा एंगल 4 इक्वल टू में कितने का हो जाएगा, 2 देखो डिवाइड में जाकर के 90 का हो जाएगा, तो ये आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ओ एक मिनट वेट अ मोमेंट। यहां पर हमने पीओ क्यू एक सरल रेखा थी, ठीक है। देखो सुनो, वेट हमको प्रूफ करना था एंगल 2 जमा एंगल 3 इक्वल टू 90 का। हमने यहाँ पर जो है बाय मिस्टेकली 4 लिख दिया ना, तो एक मिनट के लिए इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहां से हमको एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए था, हमने एंगल 1 और 4 ले लिया। एंगल 1 के स्थान पे मैं एंगल 2 लिख सकता हूं, तो एंगल 2, ठीक है, एंगल 2। और इस एंगल 3 तो ऐसे कैसे लिखना है, और एंगल 4 के स्थान पे भी एंगल 3 ही लिखना है। क्यों? क्योंकि भाई एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू मेरे को दिखाना है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था, यहाँ से मिस्टेक हो गया। तो 2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 3 इक्वल टू में कितना 180। फिर से वही 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 और इक्वल टू में कितना 180। और 2 डिवाइड में जाएगा तो आपका 90 का हो जाएगा। इधर ये आप मिटो दीजिए, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। और यही हमको प्रूफ करना था, या आप कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी कितने का आपको हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, अब इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श, बाह्य बिंदु मान लो कोई वृत्त है, हमारा वृत्त हुआ, ठीक है, बाह्य बिंदु अपन कहे हुआ, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है जी, स्पर्श रेखा हमने खींच ली है। रेखाओं के बीच का कोण मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली ये, ठीक है, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बने। अब देखो केंद्र पर तो ये एंगल बनेगा, पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। कहने मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल, देखो संपूरक का मतलब क्या होता है, संपूरक मतलब होता है जी 180। क्या होता है जी 180। मतलब कहने का ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे को जोड़ करके 180 का प्रूफ करना है। कैसे करना है देखेंगे। पहले इनको नाम दे दीजिए, इसको ओ ए कुछ भी दे दीजिए, आपको जो इच्छा करे। इसको पी मैंने दे दिया। अब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे यहाँ पर, तो एक केस यहाँ पर लगा हुआ है स्टार्टिंग वाले, जो मैंने आपको बताया था कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर तो होती हैं। एक चीज यहाँ पर जो पहले वाली पर में है कि हमारी त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच बना एंगल कितने का होता है, कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, नहीं होता है 90 डिग्री का। ठीक है जी, ये पर में नंबर 1 से। अब एक यहाँ पे चीज आप और देख सकते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है जी। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता। इसीलिए क्या करेंगे हम कि एंगल पी ए ओ प्लस पी ए ओ मतलब ये वाला एंगल, फिर ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस फिर ओ बी पी एंगल ओ बी पी प्लस फिर बी पी ए डी पी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो भी एंगल हमको शो करना होता है वो हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को ये शो करना था तो पी ए ओ, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये बीच वाला चेंज नहीं हो सकता। जो आपने बीच में लिख दिया इसका मतलब ये है कि आप उस बीच वाले एंगल की बात कर रहे हैं।
तो देखो ये PAO मेरा 90 डिग्री का क्यों हुआ, 90 डिग्री का इसलिए हुआ क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री आप यहां से लिख दीजिए। चाहे तो आप ऊपर करके दिखा सकते थे कि मेरा एंगल PAO 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस AOB पता नहीं है, इसको ऐसे रखेंगे, प्लस OBP ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, प्लस में एंगल BPA इक्वल टू 360। ठीक है, तो एंगल AOB प्लस एंगल BPA प्लस 180 बराबर में 360। एंगल AOB प्लस एंगल BPA बराबर 360 में से 180 आप घटाओगे तो 180 आपका यहाँ से आ जाएगा, और एंगल AOB प्लस में एंगल BPA बराबर में आपका हो गया 180। और यही हमको प्रूफ करना था कि एंगल AOB मतलब कि ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल ये, और एंगल BPA और ये वाला एंगल जोड़ करके 180 आना चाहिए, और यही हमको प्रूफ करना था। इसी को हम बोलते हैं सम। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे 5 क्वेश्चंस थे, बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस थे। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको समझ में आ जाएंगे, और इन क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले जरूर सोल्व करके आइएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।